साथियों नमस्ते। तो आज हम अध्याय 4 द्विघात समीकरण के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको पढ़ेंगे। और इससे पहले के जितने भी वीडियोस हैं वो सारे मैंने प्लेलिस्ट में डाल दिए हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाओ और सारे वीडियोस जो है आराम से देखो। तो देखो यहाँ पर जो हमारा सबसे पहला पॉइंट है वो है द्विघात समीकरण की परिभाषा, यानी हम द्विघात समीकरण किसे कहेंगे हमें वो समझना है। तो यहाँ लिखा हुआ है समीकरण Px बराबर 0, यानी कि Px हमारा यहाँ पर क्या है, एक बहुपद है, और बराबर करके जब हम इस 0 लगाते हैं तो वो हमारा समीकरण बन जाता है। इसको ध्यान से समझना। जैसे मैंने एक बहुपद लिखा x + 2, ठीक है। अब ये तो हमारा क्या है, बहुपद है, ठीक है। लेकिन जब मैं x + 2 बहुपद को बराबर करके 0 या फिर किसी भी संख्या से तुलना करता हूँ, कहने का मतलब है जब बीच में बराबर आ जाता है और यहाँ पर कोई संख्या आ जाती है तब ये बहुपद नहीं होकर क्या बन जाता है, समीकरण बन जाता है। ठीक है, समीकरण क्या होता है समझ में आ गया। लेकिन अब हमें समझना है कि ये द्विघात समीकरण क्या होता है। तो वापस पढ़ते हैं। देखो समीकरण Px बराबर 0, जहाँ Px घात 2 का एक बहुपद है, एक द्विघात समीकरण कहलाता है। यानी हमें एक ऐसा बहुपद लेना है जिसमें घात कितनी हो, 2 हो। इसमें घात कितनी है, इसमें घात चर की घात 1 है, और जिस बहुपद में चर की अधिकतम घात कितनी हो, 2 हो, वो हमें बहुपद लेना है। जैसे x की घात 2 + 3x + 4। तो इसमें देखो यहाँ पर चर x है, यहाँ पर भी चर x है। इस चर की घात कितनी है, 1 है। इस चर की घात कितनी है, 2 है। तो ये बहुपद कितनी घात वाला है, 2 घात वाला बहुपद है। और जैसे ही मैं बराबर करके 0 करूँगा तो ये हमारा क्या बन जाएगा, समीकरण बन जाएगा। लेकिन अब ये जो समीकरण है इसको हम क्या बोलेंगे, द्विघात समीकरण बोलेंगे, क्योंकि इसकी अधिकतम घात कितनी है, 2 है। समझ आया? ठीक है, तो यही होता है द्विघात समीकरण। अब आगे क्या कह रहा है देखो, अर्थात ax की घात 2 + bx + c बराबर 0, जहाँ a b c वास्तविक संख्याएं हैं तथा a 0 नहीं होना चाहिए। यानी कोई भी द्विघात समीकरण होता है उसको हम व्यापक रूप से कैसे लिख सकते हैं। जैसे मैंने एक समीकरण ले ली, मान लो 3x की घात 2 + 5x + 6 बराबर 0। तो ये तो हमारी सिंपल द्विघात समीकरण हो गई। लेकिन मुझे अगर व्यापक रूप से बताना हो कि द्विघात समीकरण को हम व्यापक रूप से कैसे लिखेंगे, यानी यहाँ पर x की ये जो घात 2 है इसका गुणांक 3 है, तो यहाँ कुछ भी हो सकता है, 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है ना। तो इसको हम व्यापक रूप से कैसे लिखें, व्यापक रूप, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ax की घात 2 + bx + c बराबर 0, जहाँ x की घात 2 का जो गुणांक है वो a है। जैसे यहाँ पर x की घात 2 का गुणांक कितना है, 3 है, ऐसे कि वैसे यहाँ x की घात 2 का गुणांक क्या है, a है। ये द्विघात समीकरण का कैसा रूप है, व्यापक रूप है। x का गुणांक क्या है, b है, और अचर पद का गुणांक क्या है, c है ना। तो ये व्यापक रूप है द्विघात समीकरण का। और ये a, b और c जो है ये कोई भी आपकी वास्तविक संख्या हो सकती है ना, प्लस की, माइनस की, बट्टे वाली, पॉइंट वाली, कैसी भी संख्या ये हो सकती है ना। चलो अगला पॉइंट क्या, देखो अगला पॉइंट है द्विघात समीकरण के मूल। तो देखो हमने बहुपद के शून्यक पढ़े थे तीसरे चैप्टर में, तो वो जो शून्यक होते हैं वही इसके क्या होते हैं, मूल होते हैं। अब यहाँ लिखा है एक वास्तविक संख्या अल्फा द्विघात समीकरण ax की घात 2 + bx + c बराबर 0 का एक मूल कहलाती है यदि a अल्फा की घात 2 + b अल्फा + c बराबर 0। अब इसको समझो, ये हमने क्या किया यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो जो हमने शून्यक पढ़े थे बहुपद के शून्यक, है ना, वही क्या होते हैं, इसके मूल होते हैं। अब इसमें और इसमें क्या अंतर है, कोई भी किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं है। शून्यक में हमने क्या पढ़ा कि जो हमने द्विघात बहुपद लिया है ax की घात 2 + bx + c, यहाँ बराबर 0 में नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, अभी मैं बहुपद ले रहा हूँ। तो यहाँ पर हमें x का एक ऐसा मान लेना है कि ये पूरा बहुपद क्या हो जाए, 0 हो जाए। इसी को हम क्या कहते थे, शून्यक कहते थे, है ना। और यही हमारा क्या होता है, मूल होता है। जैसे यहाँ पर मैंने इसका मूल क्या मान लिया, अल्फा मान लिया। अब जैसे ही मैं x की जगह अल्फा रखूँगा, a फिर यहाँ कोष्टक की घात 2 + b कोष्टक + c, यानी मैं यहाँ पर x की जगह क्या रख रहा हूँ, अल्फा रख रहा हूँ, यानी कोई एक वास्तविक संख्या रख रहा हूँ, कोई भी एक संख्या रख रहा हूँ, है ना, अल्फा। जैसे ही मैंने ये संख्या रखी तो इसका मान क्या आ गया, 0 आ गया। इस पूरे का मान क्या आ गया, 0 आ गया। तो ये इसका क्या होगा, एक मूल होगा। इसको हम एक एग्जाम्पल से भी समझते हैं। जैसे देखो मैं एक यहाँ एग्जाम्पल ले रहा हूँ, x की घात 2
प्लस 8x प्लस 15, ठीक है। और ये मैं बराबर कर रहा हूँ 0, यानी कि यहाँ पर x का जो भी मान रखूँगा वो किसके बराबर आना चाहिए, 0 का मान, 0 के बराबर आना चाहिए। तो हम इसके क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे, है ना। तो देखो गुणा करने पर आना है 15 और जोड़ने पर आना चाहिए 8। ऐसी दो संख्या कौन सी होगी, तो 5 3 15, है ना, 5 × 3। देखो गुणा कराने पर आ रहा है 15 और जोड़ने पर कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। ये सारी चीज़ें मैंने चैप्टर 3 में पढ़ा दी है पहले, अब मैं बार बार इसको वापस नहीं समझाऊंगा। अगर ये सारी चीज़ें आपको समझनी है तो पहले आप चैप्टर 3 पढ़ लेना, फिर आपको ये इजीली समझ में आ जाएगा, है ना। तो अगर मैं इसके गुणनखंड करता हूँ तो मुझे क्या मिलता है, देखो x की घात 2 प्लस 8x के 2 टुकड़े हो जाएंगे 5x प्लस 3x। तो ये हो गया 5x प्लस 3x और लास्ट में हमारा आ जाएगा 15 बराबर 0। अब यहाँ देखो इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है ना। तो ये हो गया x की घात 2 प्लस 5, सॉरी x तो बाहर आ गया तो अंदर x बचा x प्लस 5 प्लस यहाँ कॉमन आ रहा है 3 का पहाड़ा, तो 3 बाहर आ गया, अंदर क्या बचा x प्लस 3 का पहाड़ा कितनी बार बोलेंगे, 15 आएगा, तीनों पंजे 15, 5 बार, है ना। तो अंदर 5 बचेगा बराबर 0। अब देखो इन दोनों में x प्लस 5 और इन दोनों में भी x प्लस 5, तो दोनों से x प्लस 5 कॉमन आ जाएगा, तो x प्लस 5 हम कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा x प्लस 3 बराबर 0। अब या तो x प्लस 5 वो 0 के बराबर होगा या x प्लस 3 0 के बराबर होगा, है ना। तो या तो x प्लस 5 0 होगा या x प्लस 3 0 होगा, इन दोनों में से कोई तो 0 होगा, तभी तो ये 0 के बराबर आ रहा है। तो यहाँ से x बराबर क्या मिलेगा, 5 उधर जाएगा प्लस का तो हो जाएगा माइनस का 5, यहाँ से 3 हो जाएगा तो x बराबर मिलेगा -3। यानी इसके मुझे दो शून्य मिले, -5 और -3। यही हमारा अल्फा है और यही हमारा बीटा है। यानी किसी भी द्विघात समीकरण के हमें दो शून्यक मिलते हैं, एक अल्फा और एक बीटा। इसी को हम क्या कहते हैं, मूल कहते हैं। क्या कहते हैं, द्विघात समीकरण के मूल कहते हैं। तो तीसरे चैप्टर में तो इसको हम शून्यक कहेंगे जब बहुपद की बात आएगी, लेकिन जब द्विघात समीकरण की बात करेंगे तब इनको हम क्या बोलेंगे, मूल बोलेंगे। अब जैसे ही हम इसमें x का मान -5 या -3 रखेंगे तो ये पूरा हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। अब कैसे मिलेगा वो भी चेक कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर मेरा एक मूल जो है वो कितना है, -5 है, और हमने द्विघात समीकरण क्या ली, x की घात 2 प्लस 8x प्लस 15 बराबर 0। अब मैं यहाँ पर देखो ये हमारी साइड है LHS और ये साइड है हमारी RHS, है ना। दोनों मुझे बराबर करनी है, तो मैं यहाँ LHS ले रहा हूँ, x की घात 2 प्लस 8x प्लस 15। अब मुझे x में यहाँ पर क्या रखना है, इसका एक मूल तो है -5, तो एक बार मैं -5 रख लेता हूँ, जैसे अभी मैंने समझाया अल्फा रख कर, है ना। तो यहाँ x की जगह मुझे -5 रखना है, तो यहाँ -5 आएगा, यहाँ भी -5 आएगा, जहाँ x है वहाँ -5 आएगा। और -5 की घात 2 का मतलब -5 × -5, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, और 5 × 5 25, तो इसको सरल करेंगे तो यह आएगा प्लस का 25। फिर देखो यहाँ पर प्लस इंटू माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस, है ना, यहाँ माइनस आएगा। और 8 पंजे कितना होता है, 40, प्लस यहाँ पर कितना है 15। अब देखो ये 15 प्लस का है और ये प्लस का 25 है, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, प्लस का 40 और ये है माइनस का 40। फिर प्लस का 40 माइनस का 40 क्या आ जाएगा, 0। तो देखो ये LHS 0 है और RHS हमारे पास क्या था, 0 था। दोनों साइड हमारी बराबर आ गई, यानी 0 यहाँ भी आ गया और यहाँ भी आ गया। इसका मतलब ये जो -5 है, x का जो एक मूल है वो -5 है, बात समझ में आ गई। और दूसरा मूल इसका क्या है, -3। यहाँ पर जब आप -3 रखोगे तब भी हमें इसकी वैल्यू क्या मिलेगी, 0 मिलेगी। और द्विघात समीकरण में केवल इसके दो मूल ही होते हैं, इससे ज़्यादा इसके मूल नहीं होते हैं, ठीक है। द्विघात बहुपद के केवल दो मूल होते हैं, एक भी हो सकता है, अधिकतम कितने मूल होते हैं, 2 होते हैं। तो ये आपके हो गए द्विघात समीकरण के मूल। फिर देखो यहाँ पर नोट करके मैंने लिखा है, द्विघात बहुपद के शून्यक और द्विघात समीकरण के मूल एक ही होते हैं, है ना। ये बात मैंने आपको समझा दी। फिर इसके बाद देखो मूलों की संख्या एक द्विघात समीकरण के 2 मूल होते हैं, ये भी मैंने समझा दिया। फिर इसके बाद देखो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। फिर जो मैंने एग्जाम्पल आपको समझाया है उसको मैंने लिखित रूप से नीचे लिखा है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आप कभी भी समझो तो आपको झटके से समझ में आ जाए सारी चीज़। ले लिया स्क्रीनशॉट। देखो यहाँ पर जैसे ही हमने x की जगह -5 रखा
तो 40 में से 40 गया, कितना आएगा, कितना मिलेगा मुझे, 0 मिलेगा, है ना। यहाँ हमें LHS लेना है और क्या लाना है, RHS लाना है। इसी प्रकार हम जब -3 रखेंगे तो यहाँ 24 - 24 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। यहाँ पर देखो मैंने लिखा है, इसके 2 मूल है, एक अल्फा -5 है और बीटा -3 है। कुल मिला के एक द्विघात समीकरण के 2 मूल, अधिकतम 2 मूल होते हैं और कम से कम 1 मूल होता है, ठीक है। अगला पॉइंट है द्विघात समीकरण हल करने की विधियाँ। यानी कोई भी द्विघात समीकरण है, हल करने का मतलब है उसके मूल ज्ञात करना। तो उसके मूल हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, तो उसके 3 तरीके हैं। सबसे पहला तरीका है गुणनखंड विधि, जो अभी मैंने करके बताया आपको कि गुणनखंड करके कैसे हम जो है इनके मूल ज्ञात कर सकते हैं। दूसरी है पूर्ण वर्ग विधि, जो आपका सिलेबस है, नया सिलेबस 2023-24 का, उसमें इसको हटा दिया है, यानी अब इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है ना। फिर तीसरी विधि है द्विघात का जो फॉर्मूला होता है, द्विघात का जो सूत्र होता है, वो विधि। तो अभी हमें 2 विधि पढ़नी है। गुणनखंड विधि जो है हमने तीसरे चैप्टर में पढ़ रखी है, और यहाँ हम जो है द्विघात का जो सूत्र होता है, फॉर्मूला होता है ना, बोधायन प्रमेय का, उसके सूत्र के द्वारा हम कैसे इनके मूल ज्ञात कर सकते हैं, वो हमें समझना है। तो यहाँ पर देखो मैं सीधा आप द्विघात सूत्र जो होता है उसी को आपको समझा रहा हूँ। तो द्विघात जो समीकरण है उसका सूत्र क्या होता है, तो समीकरण तो हमें पता है ax2 + bx + c = 0, और इसके मूल एक तो होता है अल्फा और दूसरा होता है बीटा। तो ये अल्फा और बीटा ज्ञात करने का जो सूत्र है वो यहाँ पर दिया हुआ है। अब ये a b c हमारी क्या है, तो ये वास्तविक संख्या है। यहाँ a जो है वो x2 का गुणांक है, b है वो x का गुणांक है, और c जो है वो अचर पद का गुणांक है। तो यहाँ पर देखो फॉर्मूला एक बार मैं लिख के बता देता हूँ आपको, ताकि अच्छे से आपको समझ में आ जाए। फॉर्मूला होता है x बराबर -b प्लस माइनस रूट b2 माइनस 4ac बट्टा 2a, है ना। ये आपका क्या होता है, एक द्विघात समीकरण का सूत्र होता है, द्विघात समीकरण को हल करने का सूत्र होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो प्लस भी है और माइनस भी है, इसका मतलब क्या, यानी इसके हमें ये तो पता है 2 मूल होते हैं, एक होता है अल्फा और दूसरा होता है बीटा। तो अल्फा के लिए जो सूत्र है वो होता है -b। अब यहाँ प्लस माइनस में एक प्लस वाला ले लो ऊपर वाला, तो प्लस √b² माइनस 4ac बट्टा 2a। तो ये जो फॉर्मूला है वो तो अल्फा के लिए है। बीटा के लिए क्या फॉर्मूला है, -b। अब देखो प्लस तो हमने ले लिया, इसमें माइनस ले लो, माइनस √b² माइनस 4ac बट्टा 2a, है ना। यानी इन दोनों में अंतर क्या है, एक प्लस का होगा दूसरा माइनस का होगा। तो ये वाला फॉर्मूला आप याद रख लोगे तो ये दोनों आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। अब इसको भी हम एक बार सरल कर देते हैं। जो हमने अभी द्विघात समीकरण लिया, क्या समीकरण लिया था हमने, x2 + 8x + 15 = 0। ये हमारी द्विघात समीकरण हो गई। अब देखो a हमारा यहाँ पर कुछ नहीं है, तो यहाँ x2 का गुणांक कुछ नहीं है, तो कितना है, 1 है, यानी a हमारा 1 है। b क्या होता है, x का गुणांक है ना, b क्या होता है, x का गुणांक। तो x का गुणांक क्या है यहाँ पर 8, तो b हमारा हो गया 8, और अचर पद क्या है 15, यानी c हमारा क्या हो गया 15। समझ गए, a b c कैसे निकालना है आपको पता चल गया। x2 का जो गुणांक होता है वो a होता है, x का गुणांक जो होता है वो b होता है, और अचर पद का गुणांक जो होता है वो c होता है, ठीक है। अब इसके हम फॉर्मूले से मूल ज्ञात करेंगे। तो फॉर्मूला क्या है, x बराबर -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac बट्टा 2a, ये फॉर्मूला है। अब यहाँ हम a b c के मान रख देते हैं। तो x बराबर देखो -b हमारा यहाँ पर कितना है 8, तो b की जगह आ जाएगा 8, फिर प्लस माइनस √b², यानी हमें 8 का वर्ग करना है ना। b की जगह आएगा 8 और ऊपर घात 2, तो 8 की घात 2 माइनस 4 × a × c, तो 4 × a हमारा कितना है यहाँ पर 1, तो a आ गया 1, और c कितना है 15, तो यहाँ आ जाएगा 15 बट्टा नीचे कितना है 2 × a, है ना, 2a, तो 2 × a हमारा कितना है 1 है। अब इसको सरल करना, तो सबसे पहले रूट के अंदर जो ये गुणे में संख्या है और ये वर्ग जो है इनको सरल करना। तो x बराबर के सीध में बट्टा होना चाहिए, -8 प्लस माइनस √8 का वर्ग, यानी 8 का स्क्वायर मतलब 8 × 8 कितना हो जाएगा 64, माइनस
15 इंटू 1 15 और 15 का 4 से गुणा, 15 चौके 60 बट्टा 2 गुणा 1 कितना हो जाएगा 2। यानी पहले इनको सरल करेंगे, अब वर्ग इसको घटाएंगे, जो भी इसका उत्तर आएगा वो हमें निकालना है। x बराबर -8 प्लस माइनस 64 में से 60 गया, कितना बचा √4 है ना, और नीचे कितना आ जाएगा 2। अब देखो x बराबर -8 प्लस माइनस 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 2, समझ गए ना, 4 का वर्गमूल कितना आ जाएगा 2 बट्टा 2। अब -8 में एक बार +2 जोड़ना है, फिर 2 का भाग देना है, तो हमें अल्फा मिलेगा, है ना। अब देखो मैं अल्फा और बीटा निकाल रहा हूँ, इसको भी समझो। तो देखो यहाँ से मुझे अल्फा निकालना है। अल्फा में मुझे क्या लेना है, ये ऊपर वाला प्लस लेना है। तो यहाँ पर -8 तो है ही है, फिर +2 हो जाएगा, बट्टे में कितना आएगा 2। अब एक माइनस का एक प्लस का है, घटेगा, है ना। तो 8 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचा -6, क्योंकि माइनस का बड़ा है, और बट्टा 2 का भाग देंगे, तो 2 का भाग देने पर अल्फा मुझे कितना मिल जाएगा -3, और अल्फा हमें -3। अल्फा और बीटा कुछ भी हो सकता है ना, हम किसी को कुछ भी मान सकते हैं। आप कहोगे सर उसमें तो अल्फा हमारा -5 आया, इसमें -3 आया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक तो मूल आपका -3 आएगा, एक मूल आपका -5 आएगा। आप इसमें किसी को भी अल्फा मानो, किसी को भी बीटा मानो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब हम ये माइनस वाला लेंगे, तो देखो बीटा माना इसको हमने -8, फिर यहाँ आएगा -2 और नीचे बट्टे में 2, फिर बीटा बराबर -8 और -2, माइनस माइनस जुड़ेगा, उत्तर माइनस में आएगा। तो -8 और -2 कितना हो गया -10 और बट्टे में 2, भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 5 बार, यानी b हमें मिला -5। और जो हमने गुणनखंड में ज्ञात किए थे वो भी हमें यही मिल रहे थे, है ना। तो ये आपका फॉर्मूले से मूल ज्ञात करने का मेथड हो जाएगा, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो। फिर देखो यहाँ पर जब अल्फा प्लस बीटा करेंगे तो हमें -b/a मिलेगा, जो कि हमने चैप्टर 3 में इसको समझ रखा है पहले से। फिर जब हम अल्फा इंटू बीटा करेंगे तो हमें c/a मिलेगा, ये भी हमने चैप्टर 3 में समझ रखा है। जो मैंने ये नोट्स की वीडियो बनाई है चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, वो आप रेगुलर पढ़ा करो, है ना, क्योंकि आपको ये कंटिन्यू देखना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपकी कोई भी कॉन्सेप्ट जो होगा ना वो दिमाग से जाना नहीं चाहिए। तो ये कॉन्सेप्ट मैंने वहाँ पर पढ़ा रखा है, आप वहाँ पर अच्छे से पढ़ लेना। अब देखो अगला पॉइंट जो है वो हमारा है विविक्तिकर। ये क्या चीज़ है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर का हर बार इसमें से एक प्रश्न पूछा जाता है, तो इसको आप ध्यान से समझना। किसी द्विघात समीकरण ax की घात 2 + bx + c बराबर 0 का विविक्तिकर जो होता है वो होता है d बराबर b² - 4ac। यानी कि जो अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था, फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था x बराबर -b + √b² - 4ac बट्टा 2a। अब इसमें ये जो रूट के अंदर वाली संख्या है इसी को हम क्या कहते हैं, विविक्तिकर कहते हैं। इसे हम d से लिखते हैं, यानी d जो है वो है b² - 4ac। ये अंदर वाली जो रूट के अंदर वाली जो ये संख्या है ना, इसी को हम विविक्तिकर बोलते हैं। अब इसके अनुसार हम मूलों की प्रकृति को समझ सकते हैं। किसको समझ सकते हैं, मूलों की प्रकृति को। अब कैसे समझ सकते हैं वो समझो। तो यहाँ पर देखो मूलों का जो स्वभाव यानी उसकी प्रकृति होती है, उसकी कुल 3 स्थितियाँ बनती है। कैसे बनती है, जब हमारा d जो है वो 0 से बड़ा हो। अब इसको समझो, ये क्या चीज़ मैं समझाना चाहता हूँ, यानी कि जब इस रूट के अंदर b² - 4ac इसका मान जो है वो हमारा 0 से ज़्यादा है, 0 से बड़ा है। तो 0 से बड़ा आएगा, इसका मतलब कैसी संख्या मिलेगी, हमें धनात्मक संख्या मिलेगी। और जब भी रूट के अंदर हमें धनात्मक संख्या मिलती है तब क्या प्रकृति होती है कि जो मूल होते हैं वो वास्तविक होते हैं तथा असमान होते हैं। यानी अभी जो हमें मूल मिले, एक तो -3 और एक -5 है ना, ये दोनों वास्तविक संख्या है और ये दोनों अलग अलग है। -3 अलग संख्या है, -5 अलग संख्या है, यानी कि मूल वास्तविक होते हैं, दोनों देखो संख्याएं वास्तविक संख्या है, तथा असमान दोनों अलग अलग है, समान नहीं है। फिर अगर d 0 के बराबर हो, यानी यहाँ पर ये जो d है वो हमें क्या मिल जाए, 0 मिल जाए। तो इस रूट के अंदर जब हमें 0 मिल जाएगा, ये पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 0 का वर्गमूल क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ पर हमें x का मान क्या मिलेगा, यहाँ पर हमें x का मान सीधा सीधा क्या मिल जाएगा, देखो
x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट, और ये पूरा क्या आ गया 0, डी हमने क्या ले लिया 0 ले लिया, ठीक है। तो बट्टा 2 इंटू ए, तो x बराबर ये पूरा तो क्या हो गया 0, यानी ये हट गया, ये सब हट गया। तो x हमें क्या मिला माइनस बी अपॉन 2a, तो यहाँ पर प्लस माइनस तो हट गया है ना, यानी अल्फा भी यही होगा और बीटा भी यही होगा, यानी कुल मिला के हमें एक ही उत्तर मिलेगा x का। इसके दो मूल जो मिलेंगे वो दोनों समान मिलेंगे। दोनों मूल कैसे होंगे, समान होंगे। तो यहाँ पर हमारा उत्तर हो जाएगा मूल वास्तविक होंगे तथा दोनों समान होंगे, दोनों एक ही होंगे, अल्फा भी वही होगा और बीटा भी वही होगा। अब देखो तीसरी स्थिति में क्या है, जब d का मान 0 से कम हो। 0 से कम का क्या मतलब है, देखो वास्तविक संख्या हमने पढ़ी है, बीच में क्या होता है 0, इधर सारी संख्या कैसी होती है माइनस की यानी ऋणात्मक, इधर सारी संख्या कैसी होती है धनात्मक, है ना। तो जो 0 से कम होती है वो सारी ऋणात्मक संख्या होती है। अब यहाँ पर d जो है वो अगर 0 से भी छोटा होगा, इसका मतलब क्या, हमारा सूत्र क्या है, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बट्टा 2a। अब ये पूरा d है हमारा, है ना। तो इसको जब हम सरल करेंगे, d को जब हम सरल करेंगे तो इसका मान 0 से छोटा आएगा। 0 से छोटा आने का मतलब क्या, यहाँ पर माइनस की संख्या हमें मिलेगी, यानी जब ऐसा मिलेगा माइनस बी प्लस माइनस रूट के अंदर कोई भी माइनस की संख्या, जैसे माइनस टी मिल गया मान लो, ऐसे ही कोई -2 -3 कुछ भी मिल सकता है, अपॉन 2a। तो जब भी रूट के अंदर माइनस की संख्या मिलती है तो हमें कभी भी वास्तविक संख्या नहीं मिलती है। जो हमने चैप्टर 1 पढ़ा है वास्तविक संख्या, इसका मतलब है इसके अलावा एक दूसरी संख्या भी होती है जिसे हम काल्पनिक संख्या कहते हैं या फिर अवास्तविक संख्या कहते हैं। उन संख्याओं को जो है हम अलग ही संख्या मानकर सॉल्व करते हैं, है ना, यानी वो काल्पनिक संख्याएं होती है, कल्पनाओं पर आधारित संख्याएं होती है। तो जब रूट के अंदर कोई भी माइनस की संख्या हमें मिलेगी, जैसे -2, तो ये हमारी वास्तविक संख्या नहीं होगी। तो ये फिर क्या होगी, तो ये अवास्तविक संख्या होगी। तो इसके जो मूल होंगे वो कैसे होंगे, अवास्तविक होंगे। तो ये 3 स्थितियां बनती है जब हम किसी भी द्विघात फॉर्मूले से मूल ज्ञात करते हैं। इसे हम मूलों का स्वभाव या मूलों की प्रकृति कहते हैं। तो ये आपके चैप्टर 4 में बस इतना सा ही कॉन्सेप्ट है। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया है ना, तो ये चैप्टर पूरा आपका क्लियर होने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पर बात आती है गुणनखंड विधि और द्विघात फॉर्मूला विधि। तो ये जो दोनों विधियाँ हैं, जैसे जैसे इनके सवाल हमको मिलेंगे वैसे वैसे हम इनको हल करना भी सीख जाएंगे। तो अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों को शेयर करो। थैंक यू।